गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम दूरिया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम BA फाइनल ईयर हिस्ट्री फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है ब्रिटिश शासन का भारत के आर्थिक जीवन पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन का भारत के आर्थिक जीवन पर प्रभाव क्या रहा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने धन निष्कासन के साधन परिणाम की जानकारी प्राप्त की थी। धन निष्कासन से तात्पर्य है कि अंग्रेजों ने जो धन भारत से इंग्लैंड की ओर भेजा, बदले में भारत को इसमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। अंग्रेजों ने अपनी शोषणात्मक नीति के चलते भारत का अधिक से अधिक धन इंग्लैंड पहुंचाया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ती चली गई थी। किसानों की दशा भी काफ़ी खराब हो गई थी। इस प्रकार कृषकों में असंतोष की भावना बढ़ गई थी, क्योंकि इस धन निष्कासन के परिणाम स्वरूप ही भारत, जो कि एक निर्धन देश बना था, अंग्रेजों ने भारत का धन इंग्लैंड अनेक रूपों में पहुंचाया था। जैसा कि प्लासी के युद्ध के बाद से ही अंग्रेजों की लूट प्रारंभ हो गई थी। प्लासी के युद्ध में विजय होने के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर से काफ़ी मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त की थी। इसी प्रकार दस्तक प्रथा का प्रयोग, इसके अलावा अंग्रेज अपने परिवारजनों को जो बचत भेजते थे, इसके अलावा सार्वजनिक ऋण और ब्याज पे जो राशि मिलती थी, इसके अलावा सरकारी भत्ते, पेंशन की राशि, ये सब अंग्रेजों के द्वारा इंग्लैंड पहुंचाई जाती थी। इसके अलावा अंग्रेजों ने रेल निर्माण के लिए कार्य को ठेके पर दिया और पूंजीपतियों को ब्याज पर ऋण प्रदान किया। अतः यह संपत्ति भी अंग्रेजों ने इंग्लैंड में ही पहुंचाई। इसी प्रकार व्यापार के माध्यम से भी अंग्रेजों ने भारत का अतुल मात्रा में जो धन है इंग्लैंड पहुंचाया था। तो अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत की राजनीतिक दशा काफ़ी अच्छी थी, परंतु ब्रिटिश शासन भारत में एक कलंकित अध्याय माना जाता है। बर्नियर ने अपने लेख में लिखा है, 1700 ईस्वी में बर्नियर ने अपने लेख में एक बात लिखी कि भारत एक अथाह गड्ढा है, जिसमें संसार का सोना चांदी चारों रास्तों से आकर जमा होता था, जिससे बाहर निकलने का एक भी रास्ता नहीं मिलता था। अपनी 2 यात्राओं के दौरान बर्नियर ने बंगाल के संबंध में जो ज्ञान प्राप्त किया, उसमें उसने बताया कि मुझे यह विश्वास दिलाता है कि भारत एक मिस्र से भी अधिक धनी देश है, क्योंकि भारत एक धन संपन्न प्रदेश था। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत एक सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन अंग्रेजों के आगमन के बाद भारत का आर्थिक शोषण अध्याय शुरू होता है, जिसके अनुसार अंग्रेजों ने भारत के लघु कुटीर उद्योग धंधे नष्ट कर दिए। इसकी जगह बड़े बड़े कल कारखानों की स्थापना की गई। अंग्रेज भारत से कच्चा माल इंग्लैंड पहुंचाते थे और तैयार माल को भारत में अच्छी कीमतों पर बेचते थे। इस प्रकार अंग्रेज भारत का धन इंग्लैंड पहुंचाते थे। तो धन निष्कासन के कारण ही भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी काफ़ी बढ़ने लगी थी। तो इस प्रकार आर्थिक दशा का वर्णन करते हुए विलियम डिग्वी ने भी लिखा है कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में लगभग 10 करोड़ व्यक्ति ब्रिटिश भारत में ऐसे हैं जिन्हें भरपेट भोजन भी प्राप्त नहीं होता था।
अतः अधः पतन का दूसरा उदाहरण इस समय किसी सभ्य या उन्नतिशील देश में कहीं भी दिखाई नहीं देता था। श्री रमेश चंद्र ने भी कहा है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का जिस प्रकार से निर्दयतापूर्वक शोषण किया, देश को निर्धनता के गर्त में धकेला, इसका निरंतर और उदाहरण मिलना काफ़ी कठिन है। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक शोषण की नीति के चलते ही भारतीय लघु कुटीर उद्योग धंधे नष्ट कर दिए थे। इसकी जगह बड़े बड़े कल कारखाने उद्योग धंधे स्थापित किए गए थे। अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाते थे और इंग्लैंड में इस कच्चे माल को पक्के माल के रूप में बदलकर भारत में अच्छे कीमतों पर बेचा जाता था। तो इस प्रकार अंग्रेज अधिक लाभ में रहे, जबकि भारत में दिन प्रतिदिन गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ती चली गई थी। तो आइए अब हम देखते हैं ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव क्या रहा। ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप भारत की निर्धनता में वृद्धि हुई थी और भारत एक निर्धन देश बन गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका घातक प्रभाव पड़ा था। पहला हेडिंग है आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत लूट का प्रारंभ। लूट का प्रारंभ। तो प्लासी के युद्ध के साथ ही भारत में अंग्रेज कंपनी की लूट प्रारंभ हो गई थी। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने लगभग 3 करोड़ रुपया रिश्वत के रूप में कंपनी को दिया था। क्लाइव के द्वैध शासन के अंतर्गत कंपनी की लूट और अधिक बढ़ चुकी थी। उस समय किसानों से निर्दयतापूर्वक लगान वसूल किया जाता था। बंगाल का उस समय प्रमुख उद्योग कपड़ा उद्योग था, परंतु अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक नीति के चलते इस उद्योग को भी नष्ट कर दिया था और इसके परिणाम स्वरूप हजारों जुलाहे बेरोजगार हो गए थे। इस प्रकार अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति के परिणाम स्वरूप प्लासी के युद्ध के बाद से ही अंग्रेज कंपनी की लूट प्रारंभ हो गई थी और अंग्रेजों ने काफ़ी मात्रा में भारत का धन लूटकर इंग्लैंड पहुंचाया था, अर्थात धन का निष्कासन भारत से इंग्लैंड किया गया था। नेक्स्ट है दस्तक प्रथा। नेक्स्ट है दस्तक प्रथा। इसके अलावा धन लूटने का एक अन्य जो साधन था दस्तक प्रथा थी। कंपनी के अंग्रेज कर्मचारी अपने निजी व्यापार में दस्तक का प्रयोग करते थे और अपने माल को चोंगी से मुक्त करवा लिया करते थे। इससे बंगाल के राजकोष को भारी हानि उठानी पड़ रही थी। दस्तक प्रथा के कारण ही व्यापार वाणिज्य चौपट होने लगा था, क्योंकि भारतीय व्यापारियों को अपने माल पर चोंगी देनी पड़ती थी। निजी व्यापार के द्वारा भी कंपनी के कर्मचारी अब मालामाल होने लगे। बंगाल में अनेक सेठों और सराफों के धनी घराने भी अब निर्धन हो गए थे, क्योंकि इंग्लैंड से न तो धातु मुद्रा लाने की आवश्यकता रही थी और न ही सेठों की उधार लेने की आवश्यकता रही। तो इस प्रकार दस्तक प्रथा के परिणाम स्वरूप भारत का व्यापार वाणिज्य चौपट होने लगा था। इससे व्यापार पर घातक प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार का लगान में वृद्धि। नेक्स्ट है लगान में वृद्धि। तो ब्रिटिश सरकार किसानों से अधिक लगान वसूल करना चाहती थी। अंग्रेज किसानों से बड़ी निर्दयतापूर्वक लगान वसूल करते थे।
अकाल पड़ने पर भी किसानों से लगान वसूला जाता था। जहां अंग्रेज कंपनी द्वारा बंगाल में 1765-66 में लगान के रूप में काफ़ी मात्रा में धनराशि वसूल की गई थी, तो लगान के भारी बोझ के कारण ही भारतीय कृषि चौपट हो गई थी। किसानों की दशा दिन प्रतिदिन खराब होने लगी थी। तो अंग्रेजों ने लगान की राशि काफ़ी बढ़ा रखी थी। किसानों को उपज का 33 से 50% उस समय लगान देना पड़ता था। इसके परिणाम स्वरूप किसान जो कि कर्ज के बोझ से दबे रहते थे, तो अंग्रेजी सरकार ने लगान व्यवस्था के लिए भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में 3 नीतियाँ भू राजस्व की प्रमुख रूप से चलाई थी, जैसे कि स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में चलाई। इसके अलावा रेतवारी प्रथा, महलवारी प्रथा अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई थी। अंग्रेजों द्वारा स्थापित इन भू राजस्व व्यवस्था के माध्यम से किसानों का जमकर शोषण किया गया था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत अंग्रेजों का सीधा संपर्क जमींदारों से स्थापित हो गया था और उन्हें लगान निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमीनों का मालिक जमींदार को मान लिया गया था और सरकार से उनका संबंध स्थापित किया गया और लगान की राशि समय पर चुकाने के लिए बाध्य किया गया था। यह 10 वर्षीय योजना थी। इसी प्रकार रेतवारी प्रथा के अंतर्गत भी अंग्रेजों ने किसानों का शोषण ही किया था। जमींदारी प्रथा में जहां अंग्रेजों का सीधा संपर्क जमींदार वर्ग से था, वहीं अब रेतवारी प्रथा के अंतर्गत अंग्रेजों का संपर्क किसानों से स्थापित हो गया। किसान सीधा सरकार को लगान जमा करवा सकते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को जमीनों का वास्तविक मालिक मान लिया गया और निश्चित लगान देने के लिए उत्तरदायी अब किसानों को ठहराया गया था। किसान सीधा राजकोष में लगान जमा करवा सकते थे। इसी प्रकार महलवारी व्यवस्था के अंतर्गत गांव का एक मुखिया चुन लिया गया था, जो गांव के व्यक्तियों के लगान चुकाने के लिए उत्तरदायी था। सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना इसमें रही थी। प्रत्येक किसान दूसरे साथी किसानों के लगान चुकाने के लिए उत्तरदायी था, अतः इसे भागीदार समूह का नाम भी दिया गया है। महलवारी व्यवस्था के अंतर्गत गांव को एक महाल मान लिया गया था और उसका मुखिया चुनकर उससे लगान की राशि निर्धारित कर ली गई थी। समय पर लगान चुकाने से किसानों का अपनी भूमि पर स्वामित्व बना रहता था। समय पर लगान न चुकाने पर किसानों की भूमि जब्त कर ली जाती थी। इस प्रकार अंग्रेज किसानों से 33 से 50% तक लगान वसूल करते थे। तो अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था के द्वारा किसानों पर लगान की राशि बढ़ा दी गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों की आर्थिक दशा दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। इसी प्रकार नेक्स्ट है किसानों की दुर्दशा। किसानों की दुर्दशा। ब्रिटिश काल में भारत में किसानों की दशा काफ़ी खराब होने लगी थी। उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगान चुकाने के लिए साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था। उन्हें ऋण लेने के लिए अपनी भूमि साहूकारों के पास गिरवी भी रखनी पड़ती थी। ऋण न चुका पाने के कारण किसानों की भूमि साहूकारों के द्वारा जब्त कर ली जाती थी। तो विद्वानों के मतानुसार 1875 तक भारत के 1/3 किसान जो कि ऋणग्रस्त रहे थे। कंपनी के एजेंट, जमींदार, यूरोपियन प्लांटर्स आदि सभी किसानों का जमकर शोषण किया करते थे। अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणालियाँ स्थायी बंदोबस्त, रेतवारी और महलवारी, ये भू राजस्व व्यवस्था भी किसानों के हित में नहीं थी।
अंग्रेजों द्वारा स्थापित इन भू राजस्व व्यवस्था का किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। किसानों से अधिक लगान वसूल करना अंग्रेजों की इस भू राजस्व व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। अतः बार बार अकाल पड़ने पर भी किसानों की दशा खराब होने लगी थी। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत के भिन्न भिन्न भागों में लगभग 24 अकाल पड़े थे और 2,85,00,000 लोग उस समय मौत के मुंह में चले गए थे। 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें लगभग 30 लाख लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो इस प्रकार कर्ज के बोझ से दबे होने के कारण और समय समय पर पड़ने वाले अकाल के कारण किसानों की दशा अत्यधिक खराब होने लगी थी। नेक्स्ट है औद्योगिक विनाश। नेक्स्ट है औद्योगिक विनाश। ब्रिटिश शासनकाल में उद्योग धंधों का विनाश हुआ। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत का वस्त्र उद्योग उन्नत अवस्था में था, परंतु ब्रिटिश शासनकाल में भारत का वस्त्र उद्योग नष्ट हो गया। जुलाहों को अब अंग्रेजी कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। इनका माल कम कीमत पर खरीदा जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें काफ़ी घाटा होता था। अंग्रेज जुलाहों को पेशगी रुपया देकर कंपनी के लिए कपड़ा बुनने के लिए बाध्य करते थे। जो कारीगर तथा जुलाहे कंपनी से रुपया पेशगी लेने से इनकार करते थे, उन पर कोड़े बरसाए जाते थे। परिणाम स्वरूप बंगाल का विकसित वस्त्र उद्योग चौपट होने लगा था। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उद्योग धंधों को कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया था। उसने ब्रिटिश पूंजीपति के हितों की पूर्ति के लिए भरसक प्रयास किए। इंग्लैंड की मिलों में बने वस्त्रों को भारत में बेचकर ऊंची कीमतों पर इन्हें बेचा जाता था। भारत का वस्त्र उद्योग इंग्लैंड की मिलों में निर्मित सस्ते माल के सामने टिक नहीं पाए और नष्ट हो गए। तो भारत एक औद्योगिक देश की स्थिति से कच्चे माल की पूर्ति करने वाला अब देश बन चुका था। जहां एक ओर कच्चे माल का निर्यात बढ़ा, तो दूसरी ओर भारतीय कपड़े का निर्यात दिन प्रतिदिन कम होता चला गया। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज अत्यधिक लाभ में रहे, क्योंकि अंग्रेज भारत से कच्चा माल खरीदकर इंग्लैंड में पक्का माल तैयार कर भारत में अच्छी कीमतों पर बेचते थे। अतः इस कार्य में अंग्रेज सबसे अधिक लाभ में रहे, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी स्वार्थपूर्ण आर्थिक नीति के चलते ही लघु कुटीर उद्योग धंधे नष्ट करवा दिए थे। इसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ती चली गई। नेक्स्ट है धन का निष्कासन। अंग्रेजों ने भारत में धन का निष्कासन किया, अर्थात भारत का अत्यधिक मात्रा में जो धन है इंग्लैंड पहुंचाया गया था। तो धन निष्कासन के कारण ही भारत में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ती चली गई थी। तो इस प्रकार धन निष्कासन जो कि अंग्रेजों के द्वारा भारत के अंतर्गत किया गया था, ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था कि भारतीयों की पूंजी की सहायता से इंग्लैंड को धन संपन्न बनाया जाए। अतः भारत का धन कच्चा माल इंग्लैंड पहुंचाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की आर्थिक दशा दिन प्रतिदिन खराब होने लगी थी। तो ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति का प्रमुख जो अंग था धन निष्कासन ही रहा। धन निष्कासन के कारण ही निर्धनता, भूखमरी, बेरोजगारी बढ़ी। यह धन निष्कासन अनेक रूपों में होता था, जैसे कि अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा इंग्लैंड में अपने परिवार को भेजा गया धन। इसके अलावा अंग्रेज अधिकारियों द्वारा अपनी समस्त बचत इंग्लैंड भिजवाना। भारत सरकार और अंग्रेज अधिकारियों द्वारा
इंग्लैंड में बनी हुई वस्तुएं खरीदना, होम चार्जेज, भारत में रेलों और अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए ऋण पर ब्याज और मूलधन चुकाना आदि धन निष्कासन के साधन रहे थे। जो भारत से धन निष्कासित हो जाता था वही निष्कासित धन सार्वजनिक ऋण के रूप में पुनः भारत आ जाता था, जिसे चुकाने के लिए ब्याज सहित अधिक धन चुकाना पड़ता था। इस प्रकार धन निष्कासन के कारण भारत की आर्थिक दशा काफी खराब होने लगी थी। तो दादा भाई नौरोजी और जी.वी. जोशी ने 1883 से 1892 ईस्वी तक 10 वर्षों में धन निष्कासन की जो राशि है 359 करोड़ रुपया बताई थी। नेक्स्ट है भारत का औद्योगिकरण। भारत का नव औद्योगिकरण। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीयता की भावना जागृत होने के कारण ही भारत में नव औद्योगिकरण का युग प्रारंभ हुआ। परिणाम स्वरूप भारत में वस्त्र, पटसन, लोहा, कागज, सीमेंट, चीनी, चमड़े आदि के उद्योग धंधे स्थापित किए गए थे। लोहा एवं इस्पात का उद्योग भी विकसित हुआ। 1907 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, 1908 में हीरापुरा में इंडियन आयरन स्टील कंपनी तथा 1923 में भद्रावती में मैसूर स्टेट वर्कर्स नामक कारखाना स्थापित किया गया। इसी प्रकार कागज में उत्पादन में वृद्धि के लिए 1889 में लखनऊ में, 1882 में टीटगढ़ में और 1885 में पूना में, 1889 में रानीगंज में और 1939 में मैसूर में कागज कारखाने स्थापित किए गए थे। तो इस प्रकार भारत का नव औद्योगिकरण का युग प्रारंभ हुआ ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप ही। नेक्स्ट है कृषि का विकास। कृषि का विकास। तो इसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय कृषि के प्रति उदासीन ही रही थी। 1880 में अकाल आयोग की स्थापना की गई थी और उसकी सिफारिशों के आधार पर ही केंद्र तथा प्रांतों में कृषि विभाग खोले गए। 1883 में कृषि 1883 में भूमि सुधार विधेयक और 1884 में कृषि ऋण विधेयक पारित किए गए थे। इसी प्रकार 1901 में केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों को कृषि संबंधी परामर्श देने के लिए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ एग्रीकल्चर की नियुक्ति की गई थी। 1903 में पूना में एक केंद्रीय कृषि अनुसंधान स्थापित किया गया। 1905 में अखिल भारतीय कृषि बोर्ड स्थापित किया गया। 1908 में पूना में कृषि कॉलेज की स्थापना की गई। कालांतर में रायपुर, नागपुर, कानपुर आदि नगरों में कृषि कॉलेज खोले गए। 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि कार्य अनुसंधान को प्रोत्साहन देना था। 1937 में प्रांतों में उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की गई थी। 1937 में प्रांतों में उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की गई। इसके बाद किसानों की रक्षा के लिए कानून पारित किए गए ताकि वे जमींदारों और महाजनों के चंगुल से बच पाए। परंतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों से कृषि के क्षेत्र में कोई विशेष उन्नति नहीं हो पाई। किसानों की स्थिति में भी कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। विवश होकर इन्हें साहूकारों और महाजनों से ऋण लेना ही पड़ता था।
ऋण न चुकाने पर जमींदार और साहूकार इनकी जमीनें जब्त कर लेते थे। इस प्रकार किसानों से लगान भी इतना अधिक लिया जाता था कि ये पूरा दिन मेहनत करते थे, लेकिन भरपेट भोजन ये किसान नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट है यातायात संचार के साधनों का विकास। यातायात संचार साधनों का विकास। इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार ने साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए यातायात और संचार के साधनों का विकास किया। रेल डाक तार व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया गया। अंग्रेजों के शासनकाल में ही रेल निर्माण के कार्य शुरू किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप रेलों के विकास को बल मिला था। लॉर्ड कर्जन के समय में रेल के प्रबंध के लिए एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। उसके समय में भारत में लगभग 28,150 मील लंबी लाइन का निर्माण किया गया था तथा लगभग 3,167 मील लंबी रेलवे लाइन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही सड़कों के निर्माण के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग स्थापित किया गया था। इसी प्रकार द्वितीय महायुद्ध के बाद सड़कों के निर्माण के लिए 5 वर्षीय योजनाएं बनाई गई, जो 1947 में लागू की गई। इसके परिणाम स्वरूप पंजाब, बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि प्रांतों में सड़कों का विस्तार कार्य प्रारंभ हुआ और इसी प्रकार डाक और तार व्यवस्था में सुधार कार्य किया गया था। तो इस प्रकार ब्रिटिश शासनकाल में यातायात और संचार के साधनों में काफ़ी वृद्धि हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही 1853 में प्रथम रेल चली थी मुंबई से थाना तक। तो कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत के आर्थिक जीवन पर महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे, परंतु अंग्रेजों का उद्देश्य भारत का जमकर आर्थिक शोषण करना ही था। अंग्रेजों ने आर्थिक शोषण की नीति के चलते ही धन का निष्कासन भारत से इंग्लैंड किया, भू राजस्व प्रणालियाँ स्थापित की, स्थायी बंदोबस्त, रेतवारी, महलवारी। इसका उद्देश्य भी किसानों से अधिक लगान वसूल करना था। इस प्रकार अंग्रेजों की स्वार्थपूर्ण आर्थिक नीति के चलते ही भारत के लघु कुटीर उद्योग धंधे नष्ट हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप भी भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ती चली गई थी और भारत एक निर्धन देश बन गया था। अतः यह बात सत्य है कि ब्रिटिश शासन ने ही भारत को गरीब बनाया या भारत की निर्धनता के लिए ब्रिटिश शासन उत्तरदायी है। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारत के आर्थिक जीवन पर प्रभाव, यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।